नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक मिश्रा। तो आज हम एक कहानी बताएंगे। कहानी क्या बल्कि वो सच्चाई है, एक कठोर सच्चाई। ये कहानी है एक छोटे से गांव के उस लड़के की जिसने बड़ी उम्मीदें देखी, पढ़ाई की, सरकारी नौकरी पाई, पर उसी नौकरी की सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते वह फंस गया एक ऐसे जाल में जिसका नाम था हनी ट्रैप। यह एक ऐसा जाल होता है जिसमें ज्यादातर लोगों को फंसाया जाता है जो सेना में या सरकार में संवेदनशील कार्य करते हैं, यानी कि उनके पास ऐसी जानकारी होती है जिसका जानकारी का फायदा उठाकर दुश्मन देश, दुश्मन राष्ट्र या राष्ट्र के दुश्मन लोग फायदा उठाते हैं। तो सत्येंद्र का बचपन एकदम साधारण था। एक सामान्य परिवार में उसका जन्म उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के शामुद्दीनपुर नामक छोटे से गांव में हुआ था। पिता सिंह किसान और मां हाउसवाइफ थी। फिर भी चेहरे पर उम्मीद की रेखाएं पूरे परिवार की चमकती थी। सत्येंद्र की शुरुआती 5वीं तक सरकारी विद्यालय में शिक्षा दीक्षा हुई। उसके बाद उसी मिट्टी की खुशबू भरी आंखों से उसने दुनिया देखी, एक सफल आदमी की दुनिया। फिर एक दिन उसके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। उसने नवोदय विद्यालय में परीक्षा दी, उसे छात्रवृत्ति मिली और उसका दाखिला हो गया। नवोदय तक 12वीं की पढ़ाई के बाद वह दिनों रात किताबों में डूबा रहता था और मेरठ के कॉलेज में उसका दाखिला मिला। कॉलेज के दिनों में सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू की। दिन रात की मेहनत, कई रातों की कुर्बानी, पर मन में एक ही सपना, देश की सेवा। और वो दिन आ गया जब उसने एसएससी सीजीएल राज्य कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण की और उसे नियुक्ति मिलती है विदेश मंत्रालय नई दिल्ली। 3 वर्ष की सेवा के बाद उसे रशिया भेजा गया। रशिया की राजधानी मॉस्को में भारतीय दूतावास यानी कि एम्बेसी में सिक्योरिटी असिस्टेंस के पद पर उसे कार्यभार दिया गया। एक छोटे से गांव का लड़का जो अभी तक गांव में से दिल्ली तक पहुंचा था, अब दिल्ली से विदेशी भूमि पर तिरंगे की सेवा करने के लिए तत्पर था। अब मिट्टी का घर पीछे छूट चुका था। अब उसके सामने था पासपोर्ट, ठंडी हवाएं और भारत सरकार द्वारा दी गई जिम्मेदारियां। जिम्मेदारी और अकेलापन, ये 2 चीजें उसे इस पद के साथ उपहार के तौर पर मिली। मॉस्को की सुबह अलग थी। दूतावास की चकाचौंध के पीछे सत्येंद्र की दिनचर्या बहुत ही अनुशासित थी। गेट के पास को जांचना, बैग की जांच करना, सीसीटीवी की निगरानी, आदेशों का पालन, ये सब उसकी निगरानी के अंदर में आते थे। उसका पद जरूर छोटा था पर जिम्मेदारी उसके पास बहुत बड़ी थी। कई संवेदनशील दस्तावेज उसकी निगरानी में आते थे। ट्रेन के समय सारणी से लेकर के अधिकारियों की मूवमेंट तक। पर सबसे बड़ी चुनौती थी अकेलापन, उसका व्यक्तिगत अकेलापन। परिवार हजारों किलोमीटर दूर और यही खालीपन उसके लिए सबसे बड़ा जोखिम बना। हर किसी की तरह वह भी राहत चाहता था इस अकेलेपन से। उसने सहारा लिया सोशल मीडिया पर। एक दिन उसके फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई पूजा शर्मा नाम से और उसकी प्रोफाइल पर लिखा था अनुसंधान छात्रा कनाडा, यानी कि इंटरनेशनल अफेयर्स में वो अनुसंधान कर रही थी। दोनों ने एक दूसरे की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। बातचीत शुरू हुई। किताबों से लेकर के मॉस्को की ठंड, धीरे धीरे बातचीत बढ़ी। रातें लंबी होने लगी, कॉल्स बढ़ने लगी और भावनाएं गहरी होती गई। पूजा ने सत्येंद्र के अकेलेपन को भांप लिया था और अब निजी होने लगी थी। परिवार, बचपन और उसके सपनों तक। सत्येंद्र को लगा यह मुझे समझती है और वहीं से भरोसा शुरू हो गया। लेकिन असलियत कुछ और थी। पूजा शर्मा नाम के पीछे कोई छात्रा नहीं बल्कि एक संगठित साइबर जाल था जो पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी आईएसआई का हिस्सा था। यह एक मानसिक जासूसी अभियान था जहां भावनाओं को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। धीरे धीरे पूजा ने कुछ सवाल पूछने शुरू किए। दूतावास में सुरक्षा कैसे होती है, ऑफिस का समय क्या होता है और कुछ दस्तावेज के नमूने दिखाइए जो हमें रिसर्च के लिए काम है, क्योंकि उसने अपने आप को रिसर्च स्कॉलर बताया था। शुरुआत में सत्येंद्र को यह सब मासूम सवाल लगे और ऐसा लगा कि वो जानकारियां साझा करने से कोई बड़ी गलती नहीं है। उसने समान जानकारी साझा कर दी। फिर पूजा ने अगला कदम और बढ़ाया, थोड़ा और की तरफ, यानी कि और जानकारी जुटाने के लिए। और एक दिन आया
जब उसने कहा कि तुम्हारे पास तो बहुत जानकारी है और कुछ साझा कर दो, तो इसके बदले बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है। पहले सत्येंद्र झिझका, फिर पूजा ने प्यार और भरोसे का जाल फिर से बुना और सामान्य बातें बताई कि ये सामान्य बात है, मैं कोई एजेंट नहीं हूं, मैं एक रिसर्चर हूं और इन जानकारियों का उपयोग मैं अपनी रिसर्च थीसिस में करूंगी, जिससे मेरा बहुत जल्दी मैं टॉप भी कर सकती हूं। सत्येंद्र मान गया। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वह अपनी देशभक्ति और नौकरी की मर्यादा के बीच एक रेखा को मिटा रहा है। इसी बीच रॉ की सतर्क निगाह उस पर पड़ती है। कई बार जब कोई संवेदनशील डेटा है, फाइल इधर से उधर जाती है, तो हमेशा ये सीक्रेट एजेंसीज की निगरानी पर रहता है। मॉस्को दूतावास के नेटवर्क से ऐसा पाया गया कि ऐसी डेटा बाहर जा रही दूसरे नेटवर्क में, उसके खातों में पैसों का लेन देन दर्ज हो जाता है जब भी कोई व्यक्ति इस तरीके का काम करता है। पर डिजिटल दुनिया में हर काम एक निशान छोड़ता है। वो निशान होता है आईपी एड्रेस, लॉगबुक, समय की मोहर यानी कि स्टैंप, टाइम स्टैंप, किस समय वो काम किया गया। तो भारत की रॉ और खुफिया इकाइयों ने मॉस्को से आने वाले असामान्य डेटा पैकेट को डायग्नोस किया और साइबर जांच में सामने आया एक नाम, वो था सत्येंद्र सिवाल। 2 वर्ष बीत चुके थे, सत्येंद्र अपने घर नहीं गया था। सत्येंद्र ने भारत आने के लिए अर्जी लगाई छुट्टी की। वह सोच रहा था कि सब सामान्य चल रहा है। और जब भारत पहुंचता है तो रॉ ने यूपीएससीएफ की मदद से उसे डिटेन किया। उसे पूछताछ की गई बैंक खातों के विषय में और जो डेटा उसके द्वारा पूजा को और अनऑथराइज ईमेल्स पे भेजे गए थे। उसके पास से कई यूएसबी ड्राइव्स, संवेदनशील दस्तावेज और बैंक खातों से करीब 25 लाख रुपए से अधिक की राशि पाई गई, जो वो जस्टिफाई नहीं कर पाया। आखिरकार उसने स्वीकार किया कि हाँ, उसने फाइलें भेजी हैं, पैसे दिए हैं और यह सब उसी महिला के प्रभाव में हुआ जो वास्तव में एक जासूस का हिस्सा थी। तो जांच में सामने आया कि लगभग 2500 से अधिक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट विदेशी एजेंसी को भेजे गए, जिसमें एयरलाइंस, कस्टम की सुरक्षा और अधिकारियों की यात्रा से संबंधी योजनाओं की जानकारी थी। यह कोई व्यक्तिगत गलती नहीं बल्कि एक सुनियोजित विदेशी ऑपरेशन था। अब प्रश्न आता है कि इतना समझदार पढ़ा लिखा होने के बाद वो क्यों प्रेम जाल में गिर गया? सत्येंद्र क्यों प्रेम जाल में गिरा? तो मैं बताना चाहता हूं, जब कोई तुम्हें समझता दिखता है, यानी कि ऐसा लगता है तुम्हें कोई समझ रहा है, तुम्हारी बातें सुन रहा है और तुम्हें विशेष महसूस करा रहा है, तो तुम उसकी बातों पर भरोसा करने लगते हो। और जब यही भरोसा पैसों के साथ जुड़ जाता है तो इंसान अक्सर धोखा खा ही जाता है। तो सत्येंद्र ने भी यही सोचा कि मैं थोड़ी मदद कर दूं, कुछ पैसे आ जाएंगे और परिवार का भला होगा। पर यही छोटे छोटे फैसले राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे बन गए। तो कठोर सच्चाई एक है कि यह मामला दिखाता है कि आज जासूसी अब बंदूक और हथियारों से नहीं बल्कि भरोसे और भावनाओं से लड़ी जाती है। अब जंग लॉजिकल नहीं बल्कि लव और लोभ की है। तो हनी ट्रैप एक वही खेल है जो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो दिल के तारों को छेड़कर सूचनाएं निकाले, वही हनी ट्रैप है। नैतिकता और कानूनी चेतावनी मैं आपको देना चाहता हूं कि जब कोई व्यक्ति ऐसे अपराध में पकड़ा जाता है तो उस पर देशद्रोह और इस तरीके के मामलों में देशद्रोही माना जाता है और उसी प्रकार उसे कार्रवाई की जाती है। सत्तों पर भी कठोर धारा लगाई गई और मामला अदालत पहुंचा। यहां केवल कहानी सजा की नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि व्यक्तिगत कमजोरी राष्ट्रीय हित खतरा कैसे बन जाती है। तो हमें सीखना चाहिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सतर्क रहें। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। जैसे सत्येंद्र ने एक मुस्कुराती फोटो पर भरोसा किया और फ्रेंड बनाया और जानकारी साझा की। किसी भी संवेदनशील जानकारी को साझा नहीं करें। अज्ञात स्रोत से आने वाले पैसों पर नजर रखें। संदिग्ध अनुरोध मिलने पर तत्काल रिपोर्ट करें। देश की सुरक्षा केवल एजेंसियों की नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। तो सत्येंद्र सिवाल एक वही लड़का जिसने मेहनत से मुकाम पाया, पर उस मुकाम पर एक छोटी सी भूल ने और उसने और उसके देश की इज्जत को दांव पे लगा दिया। तो यह कोई फिल्मी कहानी नहीं जो मैं आपको बता रहा हूं, बल्कि एक वास्तविक दुनिया की सच्चाई है जो अभी हाल में घटित हुई है। तो आज की जंग स्क्रीन पर और केवल जागरूकता ही हमारे इसके ढाल है। जय हिंद दोस्तों।